हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का टेस्ट पेपर 30 है और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 6। इसमें 75 क्वेश्चंस हो गए थे और ये 25 मई को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है। इसमें युग्मों पर विचार करना है और सही युग्म देखने हैं इसमें कितने सही हैं। पहला है, इसमें इधर पर्वत श्रेणी है और इधर हिमालयी क्षेत्र है। जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी वृद्ध हिमालय, जास्कर श्रेणी वृद्ध हिमालय का प्रतिनिधित्व करती है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है इसमें शिवालिक श्रेणी। जो शिवालिक श्रेणी है ये लघु हिमालय, ये लघु हिमालय का नहीं है, तो ये दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। अब यहाँ पर इसको बाह्य हिमालय बोला जाता है, ना कि लघु हिमालय का पार्ट है शिवालिक श्रेणी। तीसरा ऑप्शन है महाभारत लेक, ये बाह्य हिमालय का। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो महाभारत लेक है इसको महाभारत पर्वतीय श्रेणी भी बोला जाता है और ये हिमालय श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है और शिवालिक पहाड़ियों के उत्तर में ये स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत, पहला ऑप्शन एक ही बच गया, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 77, महासागरों में अल्प ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों OMZS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कथन 1 और कथन 2 दिए हुए हैं। पहला कथन है इसमें, महासागरों में अल्प ऑक्सीजन वाले क्षेत्र समृद्ध मत्स्यन क्षेत्रों के रूप में कार्य कर सकते हैं। जो अल्प ऑक्सीजन वाले हैं इसमें पहला ऑप्शन सही है। जो अल्प ऑक्सीजन वाले क्षेत्र हैं जैव भू रासायनिक चक्र और भौतिक महासागरीय वेंटिलेशन दोनों की इसमें विशेषताएं होती हैं। पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन है, अल्प ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों की उपस्थिति में महासागरीय जल का स्थिरीकरण होता है। जब अल्प ऑक्सीजन होगा, अल्प ऑक्सीजन है, उसकी उपस्थिति में यहाँ पर महासागरीय जल का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। ये ऑप्शन भी इसमें ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि इसके बारे में बताया नहीं है। ये दोनों कथन एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो यहाँ पर दोनों कथन तो ठीक है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 78, रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। सही ऑप्शन इसमें चूज करना है। पहला ऑप्शन है, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी किया जाता है, इसे UNEP के द्वारा जारी नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, UNEP के द्वारा नहीं किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इसमें, यह वर्तमान में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय सरकारों द्वारा सभी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में पुनर्बहाली लक्ष्यों के कार्यान्वयन की प्रगति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एकमात्र उपकरण है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है और ये किया जाता है IUCN के द्वारा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है, दूसरा ऑप्शन ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 79, मीथेनोट्रॉप्स। ये मीथेनोट्रॉप्स के बारे में इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है इसमें और सही कथन इसमें भी देखना है। पहला ऑप्शन है, मीथेनोट्रॉप्स जैविक स्रोतों से मीथेन उत्पन्न करने में सक्षम सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। मीथेनोट्रॉप्स जैविक स्रोतों से मीथेन उत्पन्न करने में सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर। और जो मीथेन का उपयोग किया जाता है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। जो मीथेनोट्रॉप्स है मीथेन उत्पन्न नहीं करते हैं। ये मीथेन का उपापचय करके कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। जो मीथेन होगी CH4 उसका उपापचय करेंगे और इसको कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट है 80 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पेटेंट, जो पेटेंट है प्रणाली के अंतर्गत पेटेंट योग्य है। इसमें 10 साल का होता है ये, तो इसमें बताना है कृषि या बागवानी की कोई भी सामान्य सर्वत्र प्रचलित विधि। दूसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार। तीसरा है सिनेमेटोग्राफी कृतियाँ और टेलीविजन प्रोडक्शन, और डी इसमें से कोई सा भी नहीं। इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है, इसमें से कोई सा भी योग्य नहीं है। इसमें अधिनियम जो 1970 का है उसके द्वारा, और इसमें संशोधन 2005 में किया गया था। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81,
निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें देखना है। और जो पेटेंट होता है ये 20 वर्ष का होता है और जो जीआई टैग होता है वो होता है 10 वर्ष का। तो यहाँ पर इसमें उपयुक्त कारकों में से कितने 19वीं सदी के प्रारंभ में पाइका विद्रोह के कारण थे। इसमें पाइका विद्रोह के कारण देखने हैं। जब भी ऐसे आ जाए कारण और प्रभाव तो उसमें देख लेना है कि हाँ मोस्टली सारे ही होते हैं। ओडिशा में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 4 व्यापारिक बंदरगाहों का बंद किया जाना, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है कोड़ियों के स्थान पर चांदी की नई मुद्रा प्रणाली की शुरुआत करना, दूसरा भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कंपनी द्वारा लगाए गए करों के कारण नमक की कीमतों में वृद्धि, ये भी ठीक है। करों के कारण नमक की कीमतें भी बढ़ गई थी। पैतृक कर मुक्त भूमि का जब्त किया जाना, इसमें चौथा ऑप्शन भी ठीक है। सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। और परिणाम जो हुआ था इसकी प्रारंभिक सफलता, जो पाइका को प्रारंभिक सफलता प्राप्त हुई थी और ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर भी हमला किया जाना, कंपनी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। और इसमें जो और भी परिणाम हुए थे जैसे कि ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी, इसमें यहाँ पर पाइकाओं को हराकर दोबारा से नियंत्रण प्राप्त कर लिया था अंग्रेजों ने। और इसमें आत्मसमर्पण और परिणाम, जो बक्सी जगबंधु ने 1825 में आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। 1829 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी बक्सी जगबंधु की। तो इसमें यहाँ से भी इस तरीके से ऑप्शन बनाया जा सकता है और पूछा जा सकता है। इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 82 में है चंद्रनगर का युद्ध निम्नलिखित में से किन 2 ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच लड़ा गया था। जो चंद्रनगर है इसका युद्ध हुआ था 23 मार्च 1757 में, 23 मार्च 1757 में। और ये 7 वर्षीय युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था चंद्रनगर का युद्ध, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। तो यहाँ पर देखना है इसमें किस किस के बीच में हुआ था, ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में, डी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और इसमें देखना है गलत ऑप्शन कितने हैं, सही नहीं बताना है। पहला ऑप्शन है AIIB का मुख्यालय संघाई में अवस्थित है, ये संघाई में नहीं है जबकि बीजिंग में स्थित है और संघाई में SCO का मुख्यालय स्थित है। दूसरा ऑप्शन है चीन AIIB में सबसे बड़ा शेयर धारक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चीन का 27% है जबकि भारत का 7% है। तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है, दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है AIIB में एशिया के बाहर से कोई सदस्य देश शामिल नहीं है, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये ऑप्शन बनकर पहले भी आया हुआ है PYQs में, तो पहला और तीसरा इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर चीन, भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड जैसे देश भी इसके सदस्य देश हैं, तो एशिया के बाहर हो गई ये कंट्रीज। तो यहाँ पर पहला और तीसरा इसमें गलत है, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 84, समान नागरिक संहिता के संदर्भ में देखना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें और ये इसमें बताना है कितने कथन सही हैं। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में भारत का संविधान समान नागरिक संहिता को विवाह विच्छेद, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी नागरिकों पर लागू कानूनों के एक समूह के रूप में परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं बोला हुआ है। संविधान में जो राज्य से समान नागरिक संहिता शब्द को परिभाषित करने के बजाय पूरे भारत में इसे लागू करने का, इसे राज्य से नहीं परिभाषित किया गया है, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है विवाह विच्छेद, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार जैसे मामले भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। ये 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है, विवाह भी और विवाह विच्छेद भी और दत्तक ग्रहण भी, उत्तराधिकार। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक संहिता को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया है, ऐसा कहीं नहीं किया है सब, ये उच्चतम न्यायालय ने और भारतीय संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है और पहला ऑप्शन भी गलत है, 2 ऑप्शन इसमें गलत है, एक ही सही है, तो ए आंसर इसका
करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय ने कभी यह निर्णय नहीं दिया कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, और जो भी मूल ढांचे में भी ये नहीं है। नेक्स्ट है 85। यह संगम काल से जुड़ी सबसे प्राचीन युद्धक कला परंपराओं में से एक है और केरल में विकसित हुई है। इसकी दो मुख्य शैलियों में अभ्यास किया जाता है, वडक्कन या उत्तरी शैली। वडक्कन को उत्तरी शैली भी बोला जाता है, जो मुख्य रूप से केरल के मालाबार क्षेत्र में प्रचलित है, तथा थेक्केन या दक्षिणी शैली, जो मुख्य रूप से त्रावणकोर क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें देखना है किस युद्धक कला का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर केरल में है तो केरल से भी पता चल जाएगा इसमें कहाँ कौन सी है, तो कल रही है पट्टू, ये यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 86। यह एक प्रकार का अति सघन पदार्थ है जो विशाल न्यूट्रॉन तारों के केंद्र में मौजूद हो सकता है। यह पदार्थ का एक स्पष्ट रूप से अलग चरण है जिसमें कुछ विशेष टोपोलॉजिकल विशेषताएं होती हैं। क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स का सिद्धांत इन कणों की परस्पर क्रिया की व्याख्या करता है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? ये क्वार्क मैटर का किया गया। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 87। जननी सुरक्षा योजना JSY, इससे भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन है यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप कार्यक्रम है। पहला ऑप्शन ठीक है, ये NHM के तहत ही है। दूसरा ऑप्शन है यह योजना सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं में संस्थागत प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता प्रदान करती है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, इसमें नकद सहायता दी जाती है जो प्रसव महिलाएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन है यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके अलावा जो BPL परिवार हैं उनके लिए भी है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। चौथा ऑप्शन है केवल 19 वर्ष से अधिक आयु की माताएं, 19 वर्ष से अधिक माताएं और अधिकतम 2 बच्चे वाली महिलाएं ही JSY के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इसमें पहले जो ये जननी सुरक्षा योजना है, इसमें माताओं की न्यूनतम जो आयु थी वो 19 वर्ष और अधिकतम 2 संतानों तक की निर्धारित की गई थी। लेकिन अब वर्तमान में इसमें ये प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वर्तमान में किसी भी आयु की जो माता होगी और 2 से अधिक संतानों वाली माताओं इस योजना के अंतर्गत आती हैं। पहले था ये स्टेटमेंट, लेकिन अब वर्तमान में इसमें चेंज कर दिया गया है, तो चौथा ऑप्शन भी इसमें गलत है। 2 ऑप्शन इसमें ठीक है, 2 ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 88। निम्नलिखित में से विचार करना है और इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक केंद्र, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसका देखना है। इसमें जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1979 में, और इसका जो लक्ष्य वृद्धि थी 4.4%, वास्तविक वृद्धि इसमें बढ़ी थी 4.8% हुई। तो पहला ऑप्शन है इसमें गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये बोला गया था। दूसरा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जब गरीबी उन्मूलन होगा तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी। दूसरा ऑप्शन ठीक है, पहले से जुड़ा हुआ है। खाद्य कार्य और उत्पादकता, ये इससे संबंधित नहीं है, तो 1 और 2 या तो डी में या इसमें, तो यहाँ पर हाँ 3 है ही नहीं, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। जो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, इसके 2 लक्ष्य थे। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी आया था। इसका आंसर ए करेक्ट है। और ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, खाद्य कार्य और उत्पादकता, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का है। 1985 से 90 में थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है 89। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन ठीक है। इसकी स्थापना 1885 में सैयद अहमद खान ने की थी। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, ये 1885 में नहीं, जबकि 1863 में कोलकाता में नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई थी मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है इसका उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी शिक्षा प्रदान करना था। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार ने इसके खिलाफत
समर्थक रुख के कारण असहयोग आंदोलन के दौरान इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। तो केवल एक ही इसमें सही है और सही इसमें पूछा हुआ है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 90, शून्य तरल निर्वहन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD तकनीक क्या है उसके बारे में देखना है। ये जो तकनीक है ये है जल उपचार की एक प्रक्रिया जिसमें संदूषित निर्वहन डिस्चार्ज से जल को पुनः प्राप्त किया जाता है और संदूषित पदार्थों को ठोस अपशिष्ट में इसको बदल दिया जाता है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 91, संसदीय राजभाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कितने ऑप्शंस करेक्ट है वो बताना है। पहला ऑप्शन है लोकसभा के भंग होने के बाद समिति के सभी सदस्य इसके सदस्य नहीं रह पाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर जो आर्टिकल भारतीय संविधान का आर्टिकल 344 है, राष्ट्रपति को संघ की राजभाषा से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 344 राष्ट्रपति को। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के प्लेस पर संसद भी आ सकता है लिखा हुआ और इससे ऑप्शन भी बन जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर बोला हुआ है लोकसभा के भंग होने पर, इसमें लोकसभा का जब विघटन हो जाएगा उस समिति में 20 सदस्य हैं और लोकसभा द्वारा जो निर्वाचित किए गए थे इसके सदस्य नहीं रह पाते हैं। लेकिन जो नई लोकसभा होगी, यहाँ पर नई लोकसभा होगी, उसके गठन के बाद जो भी रिक्तियां होती हैं उनको भरने के लिए 20 नए सदस्य इसमें चुने जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्री संसदीय राजभाषा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसमें ना तो एक और ना ही दो, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 92, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को शामिल किया गया। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है 1952 में, और अनुच्छेद 54 से 58 और ये भारतीय संविधान का जो राष्ट्रपति के लिए 54 से 58 के बारे में, राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर 54 से 58, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए 62 जो आर्टिकल है उसमें यहाँ पर बताया हुआ है। अब आ सकता है इसमें आर्टिकल भी आ सकते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, और यहाँ पर अधिनियम भी आ सकता है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, और इसमें पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से इनमें से कितने कथन सही हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान गोपनीय मतपत्र के माध्यम से किया जाता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, आर्टिकल 55 का क्लॉज 3 के तहत गुप्त मतदान के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक जमानत, जो यहाँ पर जमानत राशि है वो 15,000 होती है, ना कि 50,000, और अगर 1/6 से कम वोट प्राप्त किए हैं तो उसकी राशि जो होगी 15,000 वो जब्त कर ली जाती है, वापस नहीं मिलती है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 93, पैंगोलिन के संदर्भ में देखना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन चूज करने। सही ऑप्शन कितने हैं? पहला ऑप्शन है ये रात्रिचर सरीसृप हैं जो चींटियों और दीमकों को खाते हैं। ये चींटियों और दीमकों को तो खाते हैं, ये बिल बनाते हैं, और ये रात्रिचर है, दंत विहीन स्तनधारी है, ना कि सरीसृप है। ये स्तनधारी है, इसी से यहाँ पर गलत हो गया। ये सरीसृप या यहाँ पर स्तनधारी होता तो ठीक होता ये ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। पहला इसमें भी आ रहा है और इसमें डी में भी आ रहा है, या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में भारतीय पैंगोलिन को संकटग्रस्त एंडेंजर्ड चीनी पैंगोलिन को अत्यंत संकटग्रस्त जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है वायु संचार और मृदा की कमी को बाधित करने में इनकी भूमिका के कारण ये हानिकारक हो सकते हैं। ये हानिकारक नहीं होते। दूसरा ये ऑप्शन ठीक है, बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 94,
अम्लीय वर्षा के गठन के स्रोत कौन कौन से हैं, इसमें ये देखना है, इस पर विचार करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो वहाँ पर यही है कि चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, सारे जितने भी होते हैं, ज्वालामुखी, दलदल, पादप प्लवक और यहाँ पर विद्युत संयंत्र। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 95, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा वायुमंडल के अपमार्जक जो डिटर्जेंट ऑफ एटमॉस्फेयर का सही वर्णन करता है, इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों को अपघटित करने में सक्षम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ये रासायनिक यौगिक होता है। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 96, भारत में केंद्रीय निर्गम मूल्य जो CIP है, CIP के बारे में देखना है, केंद्रीय निर्गम मूल्य। इसमें पहला ऑप्शन है, यह वह मूल्य है जिस पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न जारी करती है। ठीक है, ये वही मूल्य होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न जारी करती है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है, ये केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्नों पर व्यय की गई कि केंद्र सरकार के द्वारा व्यय की गई जो भी खर्च की गई आर्थिक लागत से भी अधिक होता है, ये अधिक नहीं होता है जो भी व्यय की गई आर्थिक लागत से। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 97, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नेहरू लियाकत समझौते का सर्वोत्तम वर्णन करता है, इसमें यहाँ पर करता है डी, यह समझौता अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करने, उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा करने भारत और पाकिस्तान के बीच शरणार्थियों की वापसी को सुगम बनाने के लिए परिकल्पित किया गया था। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 98, पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में रेड कार्बन से तात्पर्य है, इसमें देखना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है इसमें जो इसके बारे में बता रहा है, ये है हिम और बर्फ पर जैविक पदार्थों द्वारा उत्सर्जित कार्बन, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 99, इसमें यहाँ पर जलमार्ग दिए हुए हैं और इधर समुद्रों को जोड़ते हैं, कौन सा जलमार्ग कौन से समुद्रों को जोड़ता है, इसमें युग्म देखने कितने युग्म सही हैं। पहला है बॉस्फोरस, जो बॉस्फोरस है ये यहाँ पर भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ता है, ना कि ये, तो इससे ही पता चल जाएगा, लाल सागर तो इधर है। तो पहला जो बॉस्फोरस है भूमध्य सागर और काला सागर है ब्लैक सी। दूसरा ऑप्शन है जो मैगलन जल संधि है, ये अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच है, अटलांटिक और महासागरों के बीच प्रशांत महासागर, तो ये ठीक है दूसरा ऑप्शन। तीसरा जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि ये भी यहाँ पर ठीक है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ते हैं, तो तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन दो करेक्ट है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के बारे में देखना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत एक वैधानिक निकाय है, निकाय यहाँ पर बोला हुआ है 1961 के तहत, पहला ऑप्शन ठीक है, ये वैधानिक निकाय है क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत इसको लाया गया था। दूसरा ऑप्शन है, BCI भारत में विधिक शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करने और विधि विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, इसका जो मानक है यही निर्धारित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, भारत का महान्यायवादी BCI का पदेन सदस्य होता है, तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। जो सॉलिसिटर होते हैं भारत के ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदेन सदस्य होते हैं, तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तो इसमें देखना है कितने कथन सही है, तो तीनों है, सी आंसर इसका करेक्ट है।